तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। न्यूमेरिकल मों को 15 से पढ़ने हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे और 14वां न्यूमेरिकल हो गया था, समझ में भी आ गया था। अच्छी बात है। तो चलो देखिएगा, 15 नंबर दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे। एक समान विद्युत क्षेत्र ई और ई का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। ओके, ई क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए एक बार। ई इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर आई कैप क्या है, ध्यान से देखिए। जब आप सदिश पढ़े थे फर्स्ट ईयर में तो मैंने बताया था कि 3 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। ठीक है, ठीक है। एक्स अक्ष के सापेक्ष जो इकाई सदिश होता है, जिसे हम एकांक सदिश कहते थे, उसे हम आई कैप से व्यक्त करते थे। वाई अक्ष के अंदिश एकांक सदिश को जे कैप से व्यक्त करते हैं और जेड अक्ष के अंदिश एकांक सदिश को हम लोग के कैप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 3 × 10⁻³ आई कैप दिया है। इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया है ए, और वो क्वेश्चन क्या है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। आपको क्या बताना है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इस वर्ग के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, जबकि वह पार्श्व मतलब वो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह वाई जेड तल के समांतर बोला गया है। क्वेश्चन को समझना मेन चीज़ है, मैंने बताया है कई बार, और इस क्वेश्चन को अभी तक तुम लोगों ने किसी भी तरह से ध्यान से नहीं समझा है। मैंने बोला है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम लोगों का दिमाग यहाँ पर नहीं था। दिमाग लगा लो, इधर समझ लो। मैंने क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी गई है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर आई कैप का मतलब है ये एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स, लेकिन वैद्युत फ्लक्स किससे निकलने वाला, तो एक वर्ग की भुजा से निकलने वाला। पढ़िए इसे, एक क्षेत्र 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है। मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग होगा। ठीक है, अब ये ऐसे ही के दो वर्ग टेढ़ा काहे बना रहे हो, तो हम ऐसे ही दिखा देते हैं तुम लोग को। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ठीक है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालना है कि इस फ्लक्स से कितना, मतलब इस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ये हमको निकालना है। ठीक है, इससे निकलने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए इस फ्लक्स का जो तल है, क्षेत्रफल है वो कितना होगा, क्योंकि हमें पता है फाई ई का फार्मूला होता है E.A, यही होता है ना, यही होता है। ई हमें पता है, ये आई कैप है, इसलिए हम कह सकते हैं ये वेक्टर ई है। ठीक है, दिशा सहित है इसमें, और वेक्टर ए अभी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले ए निकालें फिर वेक्टर ए निकाल लेते हैं। ए क्या होगा, क्षेत्रफल, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो निकालें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, यही तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें मीटर में चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं आप, 10 × 10⁻−2, और इसको भी लिख दें 10 × 10⁻−2। अब ये मीटर हो गए, तो मीटर स्क्वायर लगा देते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल होगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 की गुणा 100 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर केवल लिखें, क्योंकि 2 जीरो ये हैं
इसमें घटा दो, ठीक है, प्लस की घात थी। तो ये हमारा क्या आया है, ए, ये क्षेत्रफल आया है, ठीक। इनके बीच का कोण तो दिया नहीं है, कोण तो दिया नहीं है। अच्छा, जब कोण नहीं दिया है तो हमें वेक्टर में ही रखने होंगे, वेक्टर ई इंटू वेक्टर है, तो हमें वेक्टर ई तो पता है, ठीक है। अब वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए क्या होगा जरा बताइएगा। तो वेक्टर ए के बारे में, मतलब वेक्टर का मतलब है इसमें दिशा सन्निहित कर देना है, दिशा भी दिखाना है, किस तल के समांतर है, किस तल के किस दिशा में है। तो इसने बोल दिया है कि जो पार्श्व है जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, वाई जेड तल के समांतर होने का मतलब है वह वाई जेड तल को कभी भी काटेगा नहीं। भाई अगर किसी, मैंने बोल दिया कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, अगर हम एक्स अक्ष के समांतर बोले तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा ऐसे ही होगी, तो क्या ये कहीं एक्स को काटेगी? एक्स अक्ष के समांतर होगा तो एक्स को काटेगी नहीं। अगर वाई अक्ष के समांतर होगी कोई रेखा तो वाई को कहीं नहीं काटेगी। इसमें बोला है वाई जेड तल के समांतर है, इसका मतलब है वाई जेड तल को वो कहीं नहीं काटेगी। जब वाई जेड तल को नहीं काटेगी तो किसको काट रही होगी? एक्स तल को काट रही होगी। तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा क्षेत्र होगा वो वाई जेड तल के अगर समांतर है तो इसका मतलब वो एक्स की दिशा में है, एक्स की दिशा में हुआ ना, क्योंकि वाई जेड तल के समांतर है तो उसको वो काटेगी नहीं, तो एक्स की दिशा में हुआ। इसका मतलब है वेक्टर आई जो होगा हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 आई कैप, क्योंकि एक्स की दिशा में है। अगर एक्स की दिशा में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स की दिशा का एकांक सदिश इसके साथ दे देंगे। अगर ये अभी बोल देता एक्स जेड तल के समांतर है तो वाई की दिशा में होता, इस स्थिति में वाई वाला दे देते, जे कैप यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसने वाई जेड तल के समांतर बोला है, अर्थात वाई जेड तल को छोड़ करके बचा एक्स तल, और एक्स का एकांक सदिश होता है हमारा आई कैप, मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो ये था आई कैप, ये भी आ गया आई कैप, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पर जे कैप आ जाता तो गड़बड़ हो जाता, फ्लक्स निकलता लेकिन वो फ्लक्स जीरो आ जाता, लेकिन इस स्थिति में जीरो नहीं आएगा। देखिएगा अब हम निकालते हैं फ्लक्स निकालें। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। वेक्टर ई कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, ओके, ये हो गया। इंटू में, सॉरी इंटू नहीं डॉट है, ठीक है, ठीक है। ए, वेक्टर ए कितना है 10⁻⁻2 आई कैप, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं जब, तो गुणा करते समय वेक्टर के गुणा करते समय हमें पता है कि आई वाले के साथ में कराते थे, जे वाले के साथ में। याद होगा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे हम बोल दें एक वेक्टर ए है 2 आई कैप 2 जे कैप -3 के कैप, और एक वेक्टर बी है आई कैप -जे कैप +2 के कैप, ठीक है। और इनकी गुणा करने को कहा जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जब लिया जाता है 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप और साथ में डॉट आई कैप -जे कैप +2 के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते थे, आई वाले के गुणांक के साथ गुणा करते थे, तो 2 एकम 2 आई की गुणा 1 हो जाती है। मैंने बताया था आई 1 हो जाता है, जे 1 के 1, लेकिन आई जे की 0 आई के की 0, अलग अलग होंगे तो 0, सेम वाले होंगे आई इंटू आई जे इंटू जे या फिर के इंटू के 1 होता है, ठीक है। तो आई 2 1 जा 2 हो जाएगा ये, फिर जे की करा लेते थे तो -1 और इसकी -2 हो जाएगा, फिर -3 और 2 की -6 हो जाएगा, तो आंसर -6 आता था, ऐसे ही आता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ देखिएगा यहाँ पर आई कैप ही तो है, यहाँ भी आई कैप है, तो आई मिलकर के तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इनकी गुणा करा लेते हैं तो क्या बनेगा 3 × 10⁻³ और 10⁻−2 की गुणा करना है क्योंकि आई हो गया 1, ठीक है। इनकी गुणा क्या बन जाएगी भाई, 3 × 10⁻1 बचेगी, यही बचेगी ना, जिससे हम लिख सकते हैं 30। 10⁻1 को हम केवल 10 लिखे और गुणा कर देंगे तो 30, ये आ गया हमारा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता है, न्यूटन प्रति कूलम,
तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम और इसका मीटर स्क्वायर, ऊपर रहेगा नीचे नहीं, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये इसका ए पार्ट हो गया है। अभी इसका बी पार्ट है, इसको उसके बाद में हम फिर आपको बताते हैं, फिर नोट करिएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसमें दिशा लेना था, ये याद रखिए। अगर यहाँ पर कह देता, मैंने यहाँ पर मान लिया यहाँ पर दोनों दिशाएं सेम दे दी हैं, आई कैप यहाँ पर भी था और वाई जेड तल के समांतर कह दिया, तो हमने यहाँ पर भी आई कैप ले लिया, तब तो ये आ गया आंसर। अगर धोखे से यहाँ पर वाई जेड तल के समांतर ना कह करके और कुछ कह देता कि एक्स जेड तल के समांतर है, तो वाई वाला एक अंक सदिश लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाता, जे कैप। और जब जे कैप यहाँ पर लिखते आप, यहाँ पर जे कैप लिखते हैं तो आई कैप और जे कैप की गुणा जीरो होती है, और जीरो होकर के फिर ये पूरा जीरो हो जाता है और फ्लक्स जीरो निकलता। समझ पा रहे हैं ना? तो ये डिपेंड करेगा, यहाँ पर तो ऐसे दे दिया तो तुम सोच रहे होगे आई कैप लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कभी आई ना दे, दूसरा दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक है। हाँ, अब याद रखिएगा आगे इसका जो बी पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर बी में इसमें दिया है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। मतलब 60 अंश का कोण बनाने लगे, मतलब थीटा दे दिया जाए, अब की बार 60 अंश, अभी तक अभिलंब था तो ठीक था, लेकिन अब ये 60 अंश का कोण बनाएगा इससे, तो अब आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो अब हमें फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स का फार्मूला वही होगा, क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, लेकिन जब थीटा की बात करेगा तो हमें वेक्टर हटाना पड़ेगा। वेक्टर हटाएंगे तो क्या बनाएंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई कितना, तो यहाँ पर देखो वेक्टर ई तब लेते थे जब हम आई कैप लगा देते, ठीक है। केवल ई की बात करेंगे तो हमारा ई केवल इतना रहेगा, ठीक। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 10 टू पावर 3, ए कितना है हमारे पास 10 टू पावर -2, और कॉस थीटा हमारे पास 60 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणा 10 की पावर 1 बचेगी, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये हो गया 30/2 अर्थात 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। तो ये अब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ठीक, 1.16 देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है समझिए। अभ्यास 1.15, मतलब यही ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारा 15वां, ठीक है, के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अविनिश्चित है कि इसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। आपको बताना है कि कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, ये हमें बताना है। मतलब वैद्युत क्षेत्र दिए था हमारा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई कितना दिया था, 15वें की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी का इस्तेमाल करना है 16 वाले में। वैद्युत क्षेत्र दिया था 3 इंटू 10 टू पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब बताया गया इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक क्या रख दें, तो उसने बोला है 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। मतलब 20 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन रख दिया जाए, ये वैद्युत क्षेत्र होगा, इस प्रकार से मान लिया है वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसमें एक घन रखा जाएगा 20 सेंटीमीटर भुजा का, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर भुजा का मान लिया, इसके भीतर अगर हम इस तरह से घन रख दें, ठीक है, तो ये घन 20 सेंटीमीटर भुजा का है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 20 सेंटीमीटर, ठीक, इस तरह से 20 सेंटीमीटर भुजा का ये घन है। अब बोला गया ये 20 सेंटीमीटर भुजा का अगर घन निकला, मतलब रख दिया जाए तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, ये आपको बताना है। नेट फ्लक्स कितना इससे गुजरेगा, केवल फ्लक्स नहीं पूछा है कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा, नेट फ्लक्स की बात की है। तो अब ध्यान से देखिए, ये वैद्युत फ्लक्स जो है ये इस वाली
प्लेट से प्रवेश कर रहा होगा इसके, और इधर साइड से प्लेट से निकल रहा होगा। इमेजिन करो, मान लिया ये घन है, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो यहाँ से कोई वैद्युत फ्लक्स तो निकलेगा नहीं, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ऐसे कोई फ्लक्स ही नहीं जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ना इससे निकलेगा, ना इससे, ना इससे, ना इससे, ठीक है। तो इसमें ऐसे प्रवेश करेगा और प्रवेश करके भीतर से होकर के इधर निकल जाएगा। अच्छा, जितना इधर से फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना ही इधर निकलेगा, ठीक है। तो जितना प्रवेश किया, मान लिया कुछ भी प्रवेश किया, φ1 मान लिया प्रवेश किया, अगर φ1 प्रवेश किया है तो φ1 ही निकल जाएगा। अगर हम कुल फ्लक्स निकालें, नेट फ्लक्स निकालें तो 0 रहेगा, क्योंकि जितना प्रवेश किया उतना निकल गया, बचा क्या, 0। तो नेट फ्लक्स की अगर बात करें तो इसके भीतर नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। बात क्लियर है। तो इसको लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। तो लिखिएगा इसमें, हाँ ये चित्र बना लेना और लिख लेते हैं। लिखो लिखो, घनाकार बॉक्स में, घनाकार बॉक्स को ऐसे लिखो, घनाकार बॉक्स को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जितना वैद्युत फ्लक्स घन में प्रवेश करता है, घन में प्रवेश करता है, उतना ही फ्लक्स दूसरी ओर से निर्गत हो जाता है, उतना ही वैद्युत फ्लक्स दूसरी ओर से निर्गत हो जाता है। अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 रहता है, ठीक, नेट फ्लक्स 0 रहता है। ये 16 नंबर का आंसर था अपना। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 1.17। देखिए, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि काले बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है। कुछ भी दिया है, नेट फ्लक्स कितना दिया है, तो नेट फ्लक्स आपका दिया गया है फाई नेट इज इक्वल टू 8.03 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है एक काले बॉक्स के पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है, बोला गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ए वाला क्वेश्चन कहता है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। सबसे पहले आपको बताना है बॉक्स के भीतर आवेश जो है, नेट आवेश आपको बताना है कितना होगा। मतलब क्यों आपको बताना है, एक्चुअल में नेट लिखोगे तो फिर कन्फ्यूजन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बॉक्स के भीतर कितना आवेश है सबसे पहले ये ज्ञात करना है। इसके बाद में बी ऑप्शन इसमें दिया है, बी क्वेश्चन मतलब इसमें दिया है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। मतलब फ्लक्स, अगर बॉक्स के भीतर से कोई फ्लक्स निकल नहीं रहा है, निर्गत नहीं हो रहा है, या फिर नेट फ्लक्स 0 है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। इसका अर्थ का क्या आप यही निकालते हैं कि बॉक्स के भीतर आवेश नहीं है, क्योंकि अगर बॉक्स के भीतर आवेश होगा तो फ्लक्स निकलता, लेकिन अगर नेट फ्लक्स 0 निकलता है, 0 रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम यह कह सकते हैं कि बॉक्स के भीतर आवेश नहीं है।
अगर हम ये कह सकते हैं तो क्यों, और अगर ये नहीं कह सकते हैं तो भी बताइए क्यों। ठीक है, ये दोनों हमें कारण देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो दिया है नेट फ्लक्स आपको बताना है। ठीक है, नेट फ्लक्स नेट आवेश आपको बताना है। तो नेट आवेश निकालते हैं। नेट आवेश निकालने के लिए हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, फ्लक्स केवल दिया है, आवेश आपको निकालना है। फ्लक्स और आवेश के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमें गॉस थ्योरम से मिला था। याद करिए क्या था वो रिलेशन, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन यही था। तो गॉस थ्योरम कहती है, गॉस प्रमेय से हमें पता है फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें निकालना है आवेश मतलब क्यू, तो क्या होगा, फाई ई की एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर देना है, यही होगा। बस निकाल लेते हैं नेट आवेश। क्यू इज इक्वल टू फाई ई हमें पता है 8 गुणा 10 की पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता होता है ऑलरेडी, कितना होता है 8.85 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये कूलाम में आंसर आ जाएगा क्योंकि आवेश है। इसकी आप गुणा कर लेना और आप आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला ए वाला पोर्शन हो गया। बी वाले पोर्शन में आपसे पूछा गया था कि अगर बॉक्स से निकलने वाला मतलब नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, अगर बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्यों अथवा क्यों नहीं, ये आपको बताना है, कारण बताना है कि अगर ये निष्कर्ष निकालते हैं तो क्यों निकालते हैं और क्यों नहीं, ये भी बताना है। ठीक है, अगर नहीं निकालते हैं तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर लिखते हैं बी वाले पार्ट को। ठीक, समझिए। अब इसके बी पार्ट को समझिए। बी पार्ट कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझो। मैंने बोला है क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक बॉक्स है, अगर एक बॉक्स है और इस बॉक्स से निर्गत जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, वो शून्य आपको मिल रहा है। ठीक है, इस बॉक्स से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है, निर्गत नेट फ्लक्स है, वो शून्य है। नेट फ्लक्स फाई नेट जो है वो शून्य आ रहा है। तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इस बॉक्स के भीतर आवेश शून्य है, इस बॉक्स के भीतर आवेश नहीं है। इसका अर्थ यही होगा या फिर कुछ और हो सकता है, ये आपको बताना है। अगर निर्गत नेट फ्लक्स शून्य है, अगर निर्गत नेट फ्लक्स शून्य है, फ्लक्स शून्य होने की बात नहीं की है, नेट फ्लक्स शून्य होने की बात की है, तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इसके भीतर कोई आवेश नहीं है। सोचो क्या कह सकते हैं। अगर आवेश नहीं है तो इसका मतलब है फ्लक्स नहीं निकलना चाहिए, एक तो ये भी बात है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है कि आवेश होगा भी इसके भीतर, लेकिन फिर भी फ्लक्स, नेट फ्लक्स शून्य हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन का हम कह सकते हैं कि इसके भीतर जो आवेश होंगे वो बहुत सारे होंगे, कई आवेश हैं, लेकिन उन सभी आवेशों का जो नेट आवेश है वो शून्य है। मतलब इसके भीतर आवेश तो हैं, मान लिया 5 कूलाम का आवेश है, एक माइनस का प्लस का 3 कूलाम है और एक प्लस का 2 कूलाम है। ठीक है, ये इतने आवेश हैं। देखो कूलाम को हमने क्यू से लिख दिया है, ठीक है, सी से। ठीक है, तो ये आवेश हैं। ये वाला जो फ्लक्स होगा, ये वाला जो आवेश होगा, इससे जो फ्लक्स आ रहा होगा वो इसकी भीतर की ओर आ रहा होगा। ठीक है, और ये वाले आवेश जो है फ्लक्स बाहर की ओर निकाल रहे होंगे। ये वाला आवेश भी बाहर की ओर फ्लक्स निकाल रहा होगा। धनावेशित है तो बाहर की ओर निकलेगा, ऋणावेशित है भीतर की ओर। तो जितना, अब देखो आवेश बराबर है, क्योंकि ये 2 3 5 हो जाएगा प्लस वाला और 5 हो जाएगा माइनस वाला। तो जितना ये भीतर की ओर लाएगा उतना ही ये दोनों मिला करके बाहर निकाल देंगे। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया। नेट फ्लक्स तो शून्य हो गया, एक्चुअल में उसका फ्लक्स शून्य नहीं है। अगर हम इसके भीतर देखें तो इसके भीतर भी आप फ्लक्स जा रहा है
और बाहर भी फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स अलग अलग आवेशों के लिए निकालें तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जब हम नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स इसमें शून्य हो सकता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इनका नेट आवेश शून्य है। इसके भीतर आवेश हैं, लेकिन उनका नेट आवेश शून्य हो जाता है, क्योंकि -5 कूलाम और +5 कूलाम दोनों मिलकर के 0 हो जाएगा। अर्थात आवेश तो इसके भीतर हो सकता है। अगर फ्लक्स शून्य है, नेट फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आवेश इसके भीतर नहीं है। आवेश है, लेकिन उसका नेट आवेश शून्य है, अर्थात उनके आवेशों का जो कुल योग है वो शून्य है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है। तो यही हम लोगों को लिखना है। बी वाला आंसर लिखेंगे। इसमें लिखें, यदि बॉक्स के पृष्ठ से इसकी भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन था। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस बॉक्स के भीतर धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान है। धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान है, अर्थात घन के भीतर उपस्थित नेट आवेश शून्य है। अर्थात घन के भीतर उपस्थित नेट आवेश शून्य है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 को अब समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान से समझना, इमेजिन करना। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि चित्र 1.34 में 1.34 एक चित्र दिखाया गया है। इस तरह से एक प्लेन लिया गया है, मतलब एक पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ है, इसको बीचों बीच से सेंटर से बोला गया दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग के आज प्रॉब्लम मालूम क्या है? एक्टिवनेस नहीं, गर्मी प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। वो एक्टिवनेस नहीं है तो वो पता नहीं, मैं लिखा कुछ और होता है, पढ़ कुछ और रहा हूँ। ठीक है, वो दिमाग ही नहीं चल रहा अच्छे से। चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? पहले हमें वैद्युत फ्लक्स का परिमाण निकालना है। इस वर्ग से जो निकलेगा, संकेत दिया है, उस संकेत से लेना देना नहीं है, हम लोगों को समझ लेना है। पहले देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मान लिया जैसे ये बुक है, तो ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग मान लेते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, और इसके ठीक सेंटर से, इसने बोला है वर्ग के केंद्र से, केंद्र मतलब बीचों बीच में होगा, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई आवेश 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। मतलब 10 माइक्रोकूलाम का आवेश इसकी 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है केंद्र से। ठीक है,
इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स का परिमाण कितना होगा, मतलब यहाँ पर आवेश अगर रखा है तो आवेश से वैद्युत बल रेखाएं तो निकल ही रही होंगी, इधर भी निकल रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी और नीचे की ओर। लेकिन वो इधर उधर वाला नहीं पूछा है कि इस वाले ये क्या बोलते हैं, इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये उसने पूछा है केवल। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अभी नहीं इमेजिन आया है। एक किताब रख देते हैं, रजिस्टर दे दो 1 मिनट के लिए मुझे। ये लो। मतलब मान लिया ये हमारा एक वर्ग है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक आवेश रखा है 10 माइक्रोकूलाम का। अब आपको ये बताना है कि इस आवेश कारण जो फ्लक्स गुजर रहा होगा तो चारों दिशाओं में गुजर रहा होगा, लेकिन इस प्लेट से या फिर इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पूरा फ्लक्स कितना निकलेगा, फिर इस प्लेट के कारण निकाल लेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। फ्लक्स के लिए 2 फार्मूले हैं, फाई ई बराबर में वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। वेक्टर ई अगर पता होता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें पता होती तो हम फ्लक्स निकाल सकते थे आसानी से। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। देखो वेक्टर ए तो हम निकाल सकते हैं किससे, वेक्टर ए का मतलब है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी भुजा दे दी है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते थे। ए तो निकल आएगा, लेकिन वेक्टर ई हम कहाँ से लाएंगे, और वेक्टर ई के लिए पर्याप्त आंकड़े दिए भी नहीं है कि हम उसको निकाल भी लें, तो हम वेक्टर ई निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में इस फार्मूले का ही इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम सहायता लेंगे इसके दूसरे फार्मूले की, दूसरा फार्मूला जो गॉस थ्योरम में हम लोगों को मिला था। इसमें केवल हमें आवेश पता हो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, और आवेश इसमें बता दिया है 10 माइक्रोकूलाम है, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास पहले से होती है। ठीक है, क्यों पता है, फ्लक्स हम निकाल लेंगे, लेकिन वो फ्लक्स उस आवेश के कारण होगा जो आवेश यहाँ पर रखा था, लेकिन वो आवेश जो फ्लक्स निकालेगा तो इधर भी निकाल रहा होगा, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सभी दिशाओं में निकाल रहा होगा। ठीक है, हमें केवल नीचे वाला चाहिए, तो हम केवल नीचे वाला कैसे निकालेंगे, दिक्कत तो यहाँ पर आ गई, क्योंकि हम जो ये आवेश निकालेंगे ना, ये जो फ्लक्स निकालेंगे, ये फ्लक्स उस आवेश से निकलने वाला चारों तरफ का फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो केवल उस वर्ग से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए, तो ये हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग इमेजिन करेंगे, क्या इमेजिन करेंगे कि मान लिया ये हमारा वर्ग जो था 10 सेंटीमीटर भुजा का लंबाई का ये वर्ग है, इधर भी एक प्लेट ऐसे ही रखी है, इधर भी रखी है, इधर भी रखी है, इधर भी घन बन गया, एक घन बन गया जिसकी ऊंचाई कितनी है 10, लंबाई 10, चौड़ाई 10, सब 10। ठीक है, उसके केंद्र से, इस प्लेट के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पहुंचोगे, तो इस 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, देखो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है पूरे घन की, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर आवेश रखा है, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर के नीचे पर एक प्लेट है और ऊपर भी 5 सेंटीमीटर के ऊपर होगी एक प्लेट। ठीक है, और इधर भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी प्लेट, क्योंकि अभी ये घन है, बीचों बीच में ये रखा है आवेश, घन के बीचों बीच में आवेश रखा होगा प्लस 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, सॉरी 10 माइक्रोकूलाम रखा है। ठीक है, सब निकलने वाला फ्लक्स हम लोग निकालेंगे तो ये फाई ई निकल आएगा हमारा, लेकिन ये फाई ई निकलेगा इन सभी 6 पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि इससे भी निकलने वाला, इधर से भी निकलने वाला, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सभी पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स हम निकाल लेंगे, जो हमारा फाई ई निकलेगा इस सूत्र का उपयोग करके। लेकिन हमें चाहिए केवल नीचे वाला, तो कितनी प्लेटें हैं यहाँ पर 6, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऊपर नीचे। ठीक, तो हमें एक प्लेट का चाहिए, 6 प्लेट का नहीं चाहिए। जो हम निकालेंगे इस फार्मूले से वो 6 प्लेट का निकलेगा, 6 वर्गों का निकलेगा ना। हम एक प्लेट का निकालना चाहते हैं तो 6 से भाग कर दो, एक प्लेट का निकल आएगा, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, मेथड समझ रहे हैं, मैंने क्या बोला, एक प्लेट है, आवेश यहाँ पर रखा है, हमें फ्लक्स चाहिए इस प्लेट से निकलने वाला, लेकिन इस प्लेट से निकलने वाले फ्लक्स के लिए हमें फार्मूला चाहिए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। वेक्टर ई हमें पता नहीं है,
ए तो हम निकाल लेंगे, चलो ठीक है। वेक्टर ई जब नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता है गॉस थ्योरम वाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला। लेकिन क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो हमारा फ्लक्स देगा वो सभी ओर का फ्लक्स निकाल के देगा, हमें केवल नीचे वाला चाहिए। तो ये 6 दिशाएं होती हैं, मान लिया ऊपर, नीचे, इधर, 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 ठीक है। तो 6 दिशाएं हो गई, उसमें से हमें नीचे वाला चाहिए केवल, तो जितना भी फ्लक्स निकलेगा उसका 6वां भाग ले लेंगे। 6वां भाग मतलब 6 से भाग कर देना है, हमारा नीचे वाला या फिर एक वर्ग से निकलने वाला प्रश्न निकल आएगा, ठीक है। तो यही हमें करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो, तो अब ये क्वेश्चन समझ चुके हैं ना, क्वेश्चन समझ चुके हैं, आंसर क्या आएगा ये भी समझ चुके हैं, करना कैसे ये भी समझ चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है केवल। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें 10 सेंटीमीटर भुजा से कोई लेना देना तो है नहीं, वो 20 सेंटीमीटर की भी होती तो वही होता हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 10 सेंटीमीटर नहीं 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित आवेश कितना होगा, 10 माइक्रोकूलाम दिया है इसने, 10 माइक्रोकूलाम स्थित है, ठीक है। अब आपको इस प्लेट से निकलने वाला या फिर इस वर्ग से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, तो लिखते हैं इस वर्ग से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस वर्ग से थोड़ी, सभी वर्गों से निकलने वाला हो जाएगा, चारों तरफ से। केवल अगर हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं तो इसको 6 से भाग कर दिए, इससे 6वां हिस्सा ले लो, ठीक है। तो जब एक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो एक उसका 6वां भाग ले लिया, तो ये निकल के आ जाएगा जो भी हमारा वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए, निकालें। क्यू कितना है हमारे पास, 10 माइक्रोकूलाम है। 10 माइक्रोकूलाम को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 10 × 10 की पावर -6 अपान में 6 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिए 8.85 10 की पावर -12, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, गुणा कर लीजिए पहले, फाई ए इज इक्वल टू 10 × 10 की पावर -6, 10 की पावर 12 ऊपर कर दो, 10 की पावर प्लस की 12 हो गई, ठीक है, ये 6 है। और अपान में इनके गुणा कर लो, गुणा कर ले, पहले काट दो फिर गुणा कर लो, ये 5 कर दो, ये 3 कर दो, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पर 3 के इसके साथ गुणा कर लो, 3 × 5 = 15, 3 × 24 1 25 और 3 × 24 2 26, सही है ना, सही है, ठीक है। तो अब दशमलव हटा दो, दोनों 2 0 लगा देंगे, फाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा 500 बटे में 2655, 5 से काटना है तो काट लो, काट दें, 5 एकम 5 100 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 25 5 3 15 5 एकम 5 गुणे में 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12, सॉरी 12 नहीं 6 बचेगी ना, 6 हो जाएगी। अब इसको भाग कर लो, 531 से भाग करना है 100 को, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, एक बार ही जाएगा, तो 531 बचेगा कुछ 469 बचेगा, ठीक है, कि 59 बचेगा, 69 बचेगा, ठीक है, 469। तो यहाँ पर अब 0 लगाया, 5 का पड़ा 46 में कितनी बार जाएगा, 5 9 45, लगभग 9 बार या 8 बार ऐसे जाएगा, ठीक है, छोड़ो। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आएगा 0.19 × 10⁶, ठीक है। दशमलव यहाँ पर कर दो, अगर एक अंक बाद 1.9, जब हम इधर बढ़ते हैं तो घाटे घटती हैं, तो 6 में 1 घटा दो, 6 में 1 घटेगी तो 5 आ जाएगी ना, तो यहाँ पर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, ठीक है।
कैलकुलेशन अगर छूट गया हो तो कर लेना, घर में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, कठिन भी नहीं है। क्वेश्चन 1.19 क्या दिया है? 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश, आज पहली बार इतनी तेज बोल रहे हैं, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? मतलब आवेश दे दिया गया है आपके पास, आवेश कितना है? Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम या 2.0 माइक्रोकूलाम है तो उसे 2 माइक्रोकूलाम लिख सकते हैं। माइक्रो हटाएं तो क्या बनेगा? 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम का एक आवेश है। कहाँ रखा है? तो बताया गया है बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा है। 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का कोई घनीय गॉसियन पृष्ठ है, मतलब एक घन है कितने सेंटीमीटर का? 9 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो 9 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इसके बीचों बीच में ये आवेश रखा है। इसने ये बोला है कि 9 सेंटीमीटर का कोई घन है, इस तरह से हम मान लें। और इसके बीचों बीच में रखा हुआ है ये आवेश जो है 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम इसके बीचों बीच में रखा है। अब इसने पूछा है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? मतलब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ की अब बात कर रहा है, केवल एक पृष्ठ की बात नहीं, एक तल की बात नहीं कर रहा है। जब एक तल की अगर बात करता तो उसे हम फिर 6 से भाग करते हैं, ठीक है। अब पूरे पृष्ठ की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? अब हमें 6 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है और फ्लक्स हम उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स हमें निकालना है, फाई ई निकालना है। फार्मूला हमारे पास है फाई ई इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू बता दो, 2 गुणा 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12। इसको अगर हम हल करें तो ये क्या बनेगा? फाई ई इज इक्वल टू बनेगा, दशमलव हटा दें तो 2 पर 2 जीरो लग जाएंगे, बटे में 885 गुणे में 10⁻⁻6 और 10⁻12 प्लस की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू बन जाएगा, 5 से काट दें क्या? 5 से काट दो, ठीक है। तो 5 चकू 20, 5 एकम 5, 3 बचा 38 हुआ, 5 सत्ते 35, फिर 3 5 सत्ते 35, ओके। तो 40/177 हो जाएगा, गुणे में 10⁻12 हो जाएगी, भाग कर लो, अच्छा 6 हो जाएगी, भाग कर लो 177 से 40 को भाग करें, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 17 दूना 34, 214 के 4, 214 1 15 और 2 एकम 2 1 3, घटाएंगे कितने बचेंगे? 46, ठीक है, 46 बचा, जीरो लगाया, फिर 2 बार जाएगा, 3 बार तो जा नहीं सकता, 2 ही बार जाएगा। 2 अंक दशमलव के आगे ठीक होते हैं काफ़ी, 0.22 × 10⁶ आएगा। दशमलव यहाँ पर अगर खिसकाएंगे तो घात 1 घट जाएगी, 2.2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लो इसे। देखिए आगे 20वां क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें दिया है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स दे दिया गया है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स दिया गया है कितना? फाई ई बराबर -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। ये और जो वृत्त दिया गया है गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या, ठीक है, लिख देते हैं गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितना दी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालक गोला था, सॉरी कहाँ हम पढ़ रहे हैं यार, किसी बिंदु आवेश कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय गॉसीय पृष्ठ था, मान लिया, ऐसे एग्जांपल ले लें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसीय पृष्ठ था, ठीक है।
इसके केंद्र पर यह आवेश स्थित है, कुछ भी आवेश, कोई भी आवेश स्थित है, और इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, उसका जो फ्लक्स है भीतर की ओर आ रहा है, क्योंकि ऋणात्मक दिया है, ठीक है। तो फ्लक्स दे दिया गया है कितना निकल रहा है इससे, ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसका फ्लक्स दे दिया गया है, आवेश नहीं दिया गया है, फ्लक्स दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, और पहला आपसे पूछा है कि यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। मतलब अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, अभी ये 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर ना रख करके इसे 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो अच्छा एक बात देखो, मान लिया ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है, यहाँ पर आवेश रखा है Q, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है, ये फ्लक्स मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो होती हैं, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, जितनी यहाँ से निकल रही हैं उतनी आगे तक जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मान लिया 100 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, मान लिया इसका फ्लक्स 100 है, एग्जाम्पल मान लिया 100 है, तो इसके बाद में जब हम इस गोले की त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो निकलेंगी तो वही वैद्युत बल रेखाएं, फ्लक्स तो उतना ही रहेगा। तो मतलब त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स, उसको आप 2 गुना कर दो या 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो, फ्लक्स जितना था उतना ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं गॉस प्रमेय के अनुसार फ्लक्स जो है वह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। और जब दूरी पर निर्भर नहीं है तो इसका मतलब है त्रिज्या वो 2 गुनी करो, 3 गुनी करो, 4 गुनी करो, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्लक्स इतना ही रहेगा। तो पहले वाले का आंसर तो यही रहेगा, फ्लक्स कितना होगा, तो जितना था -1.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यही रहेगा, ठीक है। दूसरे का आंसर क्या होगा, जिसमें हमें आवेश निकालना है, बी वाला। इसमें बोला है बिंदु आवेश का मान क्या है, यहाँ पर बिंदु आवेश का मान पूछ दिया है, यहाँ पर Q का मान पूछ दिया है। इसमें तो ये फ्लक्स पूछा था, त्रिज्या 2 गुनी कर दो तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स बदलेगा नहीं, ठीक है। इसमें Q आपको बताना है, तो फार्मूला आपके पास है फाई E = Q/ε0। अगर Q निकालना है तो Q = फाई E इंटू में ε0, यही हो जाएगा। अभी हम लगा भी चुके हैं इसे, फाई = फाई E हमारे पास दिया है, रख देंगे, ε0 का वैल्यू पता होता है वो रख देंगे, गुणा कर लेंगे, आंसर ले आएंगे, कोई दिक्कत है तो इसको आप लगा लेंगे। इसको हम लिखवा देते हैं, तो आंसर डाल लीजिए A, 20 का A लिखिएगा, 20 का A, इसमें थ्योरेटिकल केवल लिखना है और उसको सॉल्व कर लेना है Q निकालने के लिए, ठीक है। तो लिखिए 20 का A वाला आंसर लिखें। गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात गोलीय गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी करने पर भी, अर्थात गोलीय गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या, गोलीय गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी करने पर भी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नीचे फिर लिख भी देना फाई E = यही रहेगा, फाई E = -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। और बी में आवेश पूछा है तो ये अपना बी वाला कैलकुलेट कर लेना आपने, ठीक है, निकाल लोगे, बी वाला कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले दिन देखेंगे, फिर अगला चैप्टर भी स्टार्ट किया जाएगा, कुछ बेसिक जान लेंगे। ये शायद 20-25 मिनट में ये क्वेश्चन अगर हो गए तो हम लोग अगला चैप्टर अगले दिन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त।